हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर और मैं आज की वीडियो बहुत इंपोर्टेंट लेकर आया हूं। और आज आप लोगों के लिए एएमयू 10+2 से रिलेटेड आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट दिखाई देने वाले हैं, या फिर मैं बोलूं कि नीट का कुछ बेसिक वो भी आप लोगों के काम आएगा। एएमयू बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड भी काम आएगा। तो जो आज मैं आप लोगों को जो स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ ये आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, तो इसलिए इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिससे कि आपको बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे तरीके से सीखने को मिल पाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट दिखाई देंगे वो कॉन्सेप्ट आप लोगों के सभी कंपटीशन एग्जाम में आप लोगों की ये हेल्प जरूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब जो हमारे पास सेल होती है, सेल के स्ट्रक्चर जो होती है उसमें क्या क्या चीजें मौजूद रहेंगी। तो उसके रहेगी सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल के चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन होती है उसी को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन और होती है जिसे बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है शायद आप लोगों को पता होगी कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, जबकि अगर हम बात करें प्लांट के अंदर तो प्लांट के अंदर सेलुलोज की पाई जाती है और फंजाई के अंदर काइटिन की पाई जाती है। ठीक है ना, आई थिंक क्लियर होगा। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, ये ये बनी होती है लिपोप्रोटीन की, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर है प्रोटोप्लाज्म। क्या है? प्रोटोप्लाज्म, मतलब सेल के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। इस प्रोटोप्लाज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव बोल देते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव में साइटोसोल होगा और सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। ठीक है, और जबकि दूसरी तरफ होगा हमारे पास न्यूक्लियस। तो हमारे पास एक सेल है, सेल में मतलब कि मिड पार्ट में एक न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा, और उसके चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे साइटोप्लाज्म देखने को मिल जाएगा, जो कि एक लिक्विड पार्ट होता है। आइए थोड़ा सा हम आपको और लेकर चलते हैं आगे की साइड में, जिससे कि आप और अच्छे से समझ पाए। तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन है, मतलब उनके चारों तरफ सिंगल मेम्ब्रेन मिल जाएगी। ठीक है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी बॉडी हो गया, या लाइसोसोम हो गया, है ना। तो ये सारे जो हैं इसमें सिंगल मेम्ब्रेन मिलती है, इसके चारों तरफ मिलेगी। ठीक है, आपको बता दें जो गोल्जी बॉडी जो होती है कैमिलो गोल्जी के द्वारा ये खोजा गया था, तंत्रिका मतलब न्यूरॉन में खोजा गया था ये। और आपको बता दें लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैलियां बोल दी जाती हैं। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसकी पीएच वैल्यू एसिडिक मीडियम में ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाती है। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ये है डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन में यहां पर आपको प्लास्टिड दिखाई दे रहा होगा। प्लास्टिड के अंतर्गत ये 3 पार्ट आते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर का होता है क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट के कारण जो फ्लावर बना होते हैं या फ्रूट बना होते हैं वो कलरफुल होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसको फूड को स्टोर करने का काम करता है। तो इस तरीके से ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेन वाला होता है और इसी को किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फूड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको बता दें माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था कालीकरण ने। ठीक है, नाम बेंडा ने दिया था, जो टर्म है वो बेंडा ने दिया था। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन होती है। बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, लेकिन इंटरनल वाली जो मेम्ब्रेन मतलब जो लेयर होती है वो उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी पर डॉटेड टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, टेनिस जैसा दिखाई देता है, वहां पर टेनिस रैकेट जैसी दिखाई देती है, जिसे हम F1 पार्टिकल या फिर हम बोलते हैं उससे ऑक्सीसोम बोलते हैं। और इसी पार्ट में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। फूड जो होता है फूड को जो ब्रेक किया जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट में किया जाता है, जहां से एटीपी के रूप में जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, एनर्जी की करेंसी होती है ये। ठीक है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी मतलब स्टोर हो जाती है। ठीक है, यहां पर है नो मेम्ब्रेन का मतलब यहां पर है राइबोसोम के चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं मिलती। राइबोसोम को पेलाडे ने डिस्कवर किया था। राइबोसोम जो होता है आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है,
यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल के अंदर ये नहीं मिलता। सेंट्रोसोम जो होता है ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर को बनाने में काम करता है, तुर्क तंतु को बनाने का ये काम करेगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो ये पूरी सेल जो होती है, पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, तो बोलेंगे न्यूक्लियस का होता है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, तो न्यूक्लियर के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाई जाती, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती है। न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोलस होगा। न्यूक्लियोलस जो होता है ये आरएनए का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और क्रोमेटिन थ्रेड्स होंगे, क्रोमेटिन थ्रेड्स के द्वारा ही आगे चलकर क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है, और क्रोमोसोम्स के अंदर ही मिलते हैं आपके जीन, और जीन जो होते हैं वो डीएनए से मिलकर बने होते हैं। तो इस तरीके से एक मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आप लोगों को कोशिश की है कि सेल से रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन आपको दे पाऊं। तो आपको बता दें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी, तो इसलिए आप लोग क्लास को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां से जो आप लोगों को नॉलेज मिलने वाली है वो बहुत ही अच्छी मिलने वाली है, ठीक है। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, टिश्यू एनिमल टिश्यू अलग होगा, प्लांट टिश्यू अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो ऑफ द बेसिक ऑफ पोजीशन एंड लोकेशन। तो आपको बता दें, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ये ऐसा है जिसमें सेल डिवीजन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को बताना है परमानेंट टिश्यू जो होता है, परमानेंट टिश्यू जो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा ही इसका फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसमें सेल डिवीजन की जो क्षमता होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। आगे मैं नीचे दिखाता हूं, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पर आपके सामने 3 दिखाई दे रही हैं। कितने टाइप्स की दिखाई दे रही हैं? 3 टाइप्स की। पहला है एपिकल, दूसरा है इंटरकेरली, तीसरा है लेटरल। तो आपको बता दें, जैसे मुझे मान लीजिए, आप लोग प्लांट मान लीजिए, ठीक है। तो ऊपर की साइड में सूट, नीचे की साइड में रूट। तो रूट और सूट की लेंथ में जो मतलब कि इंक्रीज होता है वो एपिकल के द्वारा होगा, ठीक है ना। और इंटरकेरली, तो इंटरकेरली जो होता है इंटरनोड और लीव्स वाला जो पार्ट होता है उसको ग्रो करने का काम करेगा, ठीक है, उनकी लेंथ को बढ़ाने का काम करेगा। लेटरल वाला जो पार्ट है, तो ये जो प्लांट्स का जो डायमीटर होता है, ठीक है, उसकी विड्थ जो होती है उसको इंक्रीज करने का जो काम करेगा वो करेगा हमारा लेटरल वाला। तो इस तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो 3 टाइप्स के पाए जाते हैं, वो मैंने आप लोगों को तीनों का वर्क बता दिया है, ठीक है। अगले नंबर का है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू को हमारे पास सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिवाइड किया गया है। सिंपल टिश्यू जो होते हैं इसमें सिर्फ सिंगल सेल्स होती हैं, ठीक है ना। तो पहला है पेरेन्काइमा। क्या है? पेरेन्काइमा। और मोस्टली पेरेन्काइमा ही मिलते हैं हमारे प्लांट्स के अंदर। और एक होता है मीसोफिल, मीसोफिल सेल होती है उसके अंदर पेरेन्काइमा मिलता है। पेरेन्काइमा फूड को स्टोर करने का भी काम करता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पेरेन्काइमा का एक स्पेशल कैटेगरी है जिसमें क्लोरोफिल मिलती है, उससे बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, ठीक है। फूड को स्टोर करने का काम आता है, फोटोसिंथेसिस इसी जगह पर होती है। और एक होता है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा जो होता है उसके अंदर एयर कैविटीज ज्यादा होती है, जिसके कारण जैसे वाटर हाइसिंथ है, ठीक है ना, तालाब में जो समुद्री सुख होता है उसमें ये आराम से क्या करता है, फ्लोट करने का काम करता है, तैरने का आराम से काम करता है। अगला है हमारे पास कोलिनकाइमा। तो कोलिनकाइमा जो होता है एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है, और कोलिनकाइमा ये फ्लेक्सिबिलिटी का काम करता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देने का काम करता है प्लांट्स को। अगला है स्क्लिनकाइमा। तो स्क्लिनकाइमा जो होता है ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देगा, और प्लस उसके पार्ट को, जैसे मान लीजिए कुछ फ्रूट वगैरह हो गए, सीड्स वगैरह हो गए, उनको हार्डनेस जो होती है वो इसी के द्वारा होगी, ठीक है। और ये थोड़े लॉन्गेस्ट सेल्स पाई जाती हैं, और सबसे लॉन्गेस्ट सेल इसी की होती है स्क्लिनकाइमा में। इसको फाइबर वगैरह भी बोल देते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये डेड सेल्स होती हैं, ये ऊपर वाली जो लिविंग सेल है, ये वाली जो होती है जब ये पूरी तरीके से कम मतलब मेच्योर हो जाती है तो ये डेड सेल्स बन जाती है, क्योंकि इसकी चारों तरफ लिग्निन के पार्टिकल्स भी बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है जाइलम, एक होता है फोइलम। जाइलम जो होता है, जाइलम को कई पार्ट में जैसे वेसल्स होता है, ट्रैकिट्स होता है, जाइलम पेरेन्काइमा होता है, जाइलम फाइबर होते हैं। तो 4 तरीके से ये पाए जाते हैं। और ये जाइलम जो होता है, ये जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जबकि अगर हम बात करेंगे फ्लोएम की, तो फ्लोएम जो होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, विटामिन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, तो आप बोलेंगे फ्लोएम करेगा। और इस तरीके से आपने देखा कि हमने ये प्लांट टिश्यू जो है बड़े आराम से देख लिया है, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये करेक्टर है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैली मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक। तो ये एट द एपेक्स पार्ट ऑफ शूट एंड रूट में मिलेगा, ग्रोथ इन लेंथ मिलेगी, ठीक है ना। दूसरा वाला है लिप्स एंड इंटरनोड में मिलेगा, ग्रोथ एंड लेंथ लिप्स एंड इंटरनोड में मिलेगा। लेटरल मेरिस्टेमेटिक जो होगा लेटरल साइड में मिलेगा स्टेम एंड रूट्स के। ये ग्रोथ इन डायमीटर मतलब गिर्थ या विड्थ को ये बता देता है, ठीक है। चलो आगे देखो, यहां पर दिखाई दे रहा है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यू यहां पर दिख रहा है, ये सिंपल है और ये कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल जो है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा में डिवाइड है, जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है ये जाइलम और फ्लोएम में ये डिवाइड है। आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि पेरेन्काइमा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। यहाँ एयर कैविटी पाई जाएगी और यहाँ पर क्लोरोफिल भी इसके अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा इसमें, ठीक है। फास्ट रिवीजन करने के लिए इससे बेस्ट वीडियो आप लोगों को कहीं नहीं मिलने वाली, बिल्कुल कंफर्म बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा आप लोगों का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। यहां पर आप लोग बीच में देख पा रहे होंगे ये है हमारे पास एनिमल टिश्यू, ठीक है। और यहां पर देख रहे हैं ये है एपिथेलियल टिश्यू। तो आपको बता दें हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 4 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये होते हैं 4 टाइप के एनिमल टिश्यू, ठीक है। यहां पर एपिथेलियल टिश्यू को स्क्वैमस, क्यूबिडोल, कोलुम्नर, तो वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं मतलब हमारे बॉडी में जो मांसपेशियां हैं उसको ये स्ट्रेटेड है, इसको बोलते हैं रेखित पेशी, नॉन स्ट्रेटेड अरेखित पेशी, कार्डियक मतलब हृदय पेशी। ये जो होती है ये हमारे बोन्स में, ठीक है, मतलब हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं, ये वाली जो होती हैं, ठीक है। हमारे नेक में मिलती हैं, हेड में मिलेंगी और हमारे मतलब थाई वगैरह पार्ट में मिलेंगी, ठीक है। और हमारे टंग में मिलेंगी, मतलब हमारे हाथ, पैर और गर्दन और जीभ के अंदर आराम से ये मिल जाती हैं। नॉन स्टेरॉइड इसको अनैच्छिक पेशी या चिकनी पेशी, स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। ये हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट में मिलती है, जैसे ब्लड वेसल्स हो गया, यूटेरस हो गया, ठीक है ना। अंदर का जो भी पार्ट होता है वहां पर ये मिल जाता है। अगला है कार्डियक वाला। तो कार्डियक वाला कहां पर मिलेगा, कार्डियक वाला सिंपल है हमारे हार्ट के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पर ये वाला पार्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कनेक्टिव टिश्यू का है। ये किसका है, कनेक्टिव टिश्यू, जिसको संयोजी तक बोलते हैं, जिसमें यहां पर है एरियोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में यही मिलता है, ठीक है। डेंस रेगुलेट कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें टेंडन और लिगामेंट है। टेंडन जो होता है कोलेजन प्रोटीन का बना होता है और टेंडन जो होता है मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। जबकि लिगामेंट जो होता है ये पीले इलास्टिन तंतु से मिलकर बना होगा, येलो इलास्टिक फाइबर होते हैं, और ये जो होता है 2 बोन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ये भी क्लियर हो गया। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर होता है वो एडिपोस टिश्यू के माध्यम से होगा। तो एडिपोस टिश्यू भी एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह वर्क करता है। ये है स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज जैसे यहाँ पर लैरिंक्स है, यहाँ पर ऊपर वाला जो नोज वाला पार्ट है, ये बाहर वाला जो ये एयर वाला मतलब ये कान वाला जो पार्ट है बाह्य पिन्ना बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बोन्स वगैरह है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स वगैरह है, हड्डियां वगैरह जो है ये जो बनी होती हैं, ये भी बनी होती है किसके द्वारा, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। यहाँ पर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी है, जिसको मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। जहां पर ये दे रखा है हमारे पास ब्लड और लिम्फ आता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमारे बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और एक लास्ट टिश्यू और होता है जिसको हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू, जिसमें नर्व सेल है। हमारी बॉडी के सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, वही होती है जो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करती है, हमारे मतलब की जो इंफॉर्मेशन उसको पहुंचाने का काम करती है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। सूचना पहुंचाने का काम वही करने वाली है। और ब्रेन जो बना होता है उसी के द्वारा बना हुआ होगा। चलो आगे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पर है टाइप ऑफ डिजीज। क्या है यहाँ पर, टाइप ऑफ डिजीज। डिजीज का मतलब बीमारियां हैं। यहां पर है कॉन्जेनिटल डिजीज, जिसको हम बोलते हैं जन्मजात रोग। कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो किसी बच्चे में उसके जन्म से होती हैं, ठीक है, तो उसको कॉन्जेनिटल डिजीज बोलेंगे, जन्मजात रोग बोलेंगे। अगला है एक्वायर्ड डिजीज, मतलब बच्चे के जन्म के बाद जो बीमारियां होती हैं उस बीमारी को क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड डिजीज कहा जाता है। जिसमें कि एक्वायर्ड डिजीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ है कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल बोल सकते हैं या इन्फेक्शन बोल सकते हैं। मतलब ऐसी कोई डिजीज जो एक पर्सन से सेकंड पर्सन में ये
ट्रांसफर हो सकती है, उसी को बोलेंगे हम इन्फेक्शन। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, वायरल, फंगल जो इन्फेक्शन होते हैं ये एक पर्सन से सेकंड पर्सन तक पहुंच जाते हैं। यहाँ नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शन डिजीज है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको बता दें जैसे डीजनरेट और मेटाबॉलिक डायबिटीज एंड हार्ट अटैक। अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है तो उससे देखकर दूसरे व्यक्ति को हार्ट अटैक नहीं आएगा। ठीक है, अगला है डेफिशिएंसी डिजीज, जैसे गोइटर हो जाता ना, गला जो होता है आयोडीन की कमी हो जाती है। ठीक है, एलर्जी हो गई किसी को, कैंसर हो गया, इंजरी हो गई, तो ये जो डिजीज होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं की जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने विभिन्न प्रकार की क्या देख ली, डिजीज देख ली। ठीक है, तो ये नॉन कम्युनिकेबल वाली हो गई, ये हमारी इन्फेक्शन वाली हो गई। नीचे की साइड में आप लोगों को एक चीज देख रहे होंगे, मैं दिखा देता हूं। आप लोगों ने नाम सुना होगा फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सुना होगा, मैं जानता हूं। ठीक है, 6CO2 12H2O। ठीक है, यहां पर लाइट एनर्जी, यहां पर क्लोरोफिल, 6C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो आपको बताएं जब CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनता है तो वो होती है डार्क रिएक्शन, और जो मतलब वाटर से जो ऑक्सीजन बनती है वो होती है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंतर्गत आ गई, ये ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा और ये रिडक्शन हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोगों से पेपर में पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो कहां से रिलीज होगी, तो बोलेंगे वाटर ब्रेक होगा तब बनेगी। ये ग्लूकोज किससे बनता है, तो बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। और प्रकाश संश्लेषण जो होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, उसकी जो बेस्ट रिएक्शन है वो यही मानी जाती है जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रही होगी। ठीक है, यहां पर देख रहे हैं लाइट, यहां पर रिक्वायर्ड है, यहां पर नॉन रिक्वायर्ड। ठीक है, दूसरे नंबर पर देख रहे होंगे ये वाला लाइट रिएक्शन जो होती है वो ग्रेना में होती है, डार्क रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रोमा में होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, यहां पर लास्ट में देखेंगे, यहां शुगर का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहां शुगर का फॉर्मेशन होगा। यहां पर ऑक्सीजन रिलीज की जाती है लेकिन यहां पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं की जाती। ठीक है, चलो आई थिंक ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर आप लोग देख रहे होंगे एंजाइम्स प्रोड्यूस साइट इन रिलीज, पीएच लेवल एंड एक्शन। तो आपको बता दें यहां पर है सेलिवरी एमाइलिस, मतलब हमारी लार के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है उसी को सेलिवरी एंजाइम बोलते हैं। ये सेलिवरी ग्लैंड से निकलने का काम करता है और खुलेगा ब्यूकल कैविटी के अंदर। ये नियरली न्यूट्रल, मतलब पीएच वैल्यू जो होती है वो लगभग 7 के आसपास ही होती है। ये क्या काम करेगा, स्टार्च को माल्टोस और डेक्सट्रिन में ब्रेक करने का वर्क करता है। दूसरा है पेनक्रियाटिक एमाइलिस। ये एमाइलिस कहां से निकलेगा, पेनक्रियास से निकलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। बेसिक मतलब कि नेचर होता है इसका, ये स्टार्च को माल्टोस और डेक्सट्रिन में ब्रेक करेगा। यहां पर है माल्टेज, ये इंटेस्टाइन में निकलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये बेसिक होता है, ये माल्टोस को ग्लूकोज में ब्रेक करने का काम करता है। तो माल्टोस, ग्लूकोज, ये सारी ऊपर वाला जो था ये सभी ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने का काम करते हैं। ठीक है, अगला है प्रोटीन डाइजेशन। तो पेप्सिन कहां से निकलेगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलेगी। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पर होती है, तो बोलेंगे स्टमक में होती है। इसका मीडियम कैसा होगा, एसिडिक है। ये प्रोटीन को पेप्टाइड और प्रोटियोसिस में ब्रेक करने का काम करता है। ट्रिप्सिन कहां से निकलेगा, ट्रिप्सिन निकलेगा, ये निकलता है पेनक्रियास से। पेनक्रियास से निकलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन और बेसिक होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में ब्रेक करेगा। यहाँ पेप्टाइडेज है, डाइपेप्टाइडेज है, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकलेंगी और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती हैं। बेसिक प्रकृति का होगा, ये पेप्टाइड को डाइपेप्टाइड और एमिनो अम्ल में ब्रेक करने का प्रॉपर काम करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को तो ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास है फैट। तो फैट के लिए यहां पर है पेनक्रियाटिक लाइपेज, अगला है इंटेस्टाइनल लाइपेज। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों ही बेसिक प्रकृति के हैं। ये क्या काम करेंगे, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक करने का काम करते हैं। तो आप लोगों को बता दें ऑल ओवर आप लोगों ने देख लिया कि कौन सा एंजाइम किसको ब्रेक करने का काम करता है और किसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। ठीक है, आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे एक इंफॉर्मेशन है, काफी अच्छी है इंफॉर्मेशन। ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, मतलब एनवायरमेंट से ऑक्सीजन को अंदर लेकर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है ये वो वाली है। इट इज ए प्रोसेस इन विच देयर इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड
into into carbon dioxide and water in the presence of oxygen and energy released in the form of ATP। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर ग्लूकोज है C6H12O6, ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स है, ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस हो रही है यहाँ पर साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर 2 पायरुवेट मतलब पायरुविक एसिड बना है CH3COCOOH, तो ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर ऑक्सीजन मिली, माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट में काम हो रहा है, क्रेब्स चक्र वाला काम चल रहा है ये। तो यहाँ पर 6CO2 6H2O और एनर्जी निकली, एनर्जी कितनी निकलेगी तो बोलेंगे 38 ATP। तो ये जो प्रोसेस होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट में होती है। आगे देखिए, आगे हमारे पास है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाता। It is a kind of anaerobic respiration in which the microorganism yeast break down glucose into ethyl alcohol and and carbon dioxide and energy to ATP release। तो यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया हुई, यहाँ पर पायरुवेट बना, यहाँ पर नो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, यीस्ट वाली प्रोसेस में हो गया, यहाँ एथिल अल्कोहल बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और यहाँ पर 2 ATP का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां ये कह रहा है हमसे ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल ऑल्सो नो एज सर्कुलेशन कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टम। तो आपको बता दें, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 प्रकार के सर्कुलेशन सिस्टम मिलेंगे, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में तो ब्लड ही होता है, जिसमें कि ब्लड वेसल्स वगैरह हो गई, हार्ट वगैरह हो गया, है ना, आर्टरीज वगैरह, वेन्स वगैरह ये सुनी होंगी, सब ऊपर वाले में आएंगी। ये है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ आता है, मतलब व्हाइट कलर का पदार्थ होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स, तो ये होगा एसेट ऑफ शेप्स और ट्रांसलोकेशन, यहां पर वाटर और मिनरल्स को एक जगह से दूसरी को पहुंचाया जाएगा, ट्रांसलोकेशन में फूड को पहुंचाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोग देख पाएंगे एक तुम्हें कुछ नई चीज दिखाई देगी। यहां पर ऊपर है ब्लड। तो आपको बता दें, ब्लड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में 55% होगा, और ब्लड जो होगा, ब्लड होगा सेलुलर कंपोनेंट्स, ये 45% होंगे। प्लाज्मा के अंदर वाटर मिलेगा 90 से लेकर 92% तक, प्रोटीन्स मिलेंगी 7%, जिसमें कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोजन, प्रोथ्रोम्बिन ये मिलेंगी, ठीक है, जिसमें कि ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, फाइब्रोजन जो होती है ये रक्त का थक्का जमाने का काम करती है, ठीक है। अदर देन 1% जिसमें वेस्टेज भी होंगे, जैसे यूरिया वगैरह हो गया, यूरिक एसिड वगैरह हो गया, गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन होगा, साल्ट, ठीक है, साल्ट के फॉर्म में भी कुछ भी इसमें मिल जाता है, सोडियम पोटेशियम वगैरह, हार्मोन्स वगैरह भी हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, फूड वगैरह भी, एमिनो एसिड हो गया, फैटी एसिड वगैरह हो गया, या ग्लूकोज वगैरह हो गया, ठीक है, ये सभी चीजें भी हमारे प्लाज्मा वाले पार्ट में देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें रेड ब्लड सेल्स होंगे, जिसको आरबीसी कहते हैं। आरबीसी जो होती है 120 डे तक मतलब लिविंग रहती है, उसके बाद में ये डेथ हो जाती है। आरबीसी की जो होती है रेड कलर की इसलिए होती है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, क्योंकि इसके अंदर आयरन भी पाया जाता है। और आरबीसी का मुख्यतः जो वर्क देखने को मिला है, फंक्शन जो होता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जबकि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती है, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और ये कई टाइप्स के होते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों के सामने। और अगला है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है, ये ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं, रक्त का थक्का जमाने का काम करेंगे प्लेटलेट्स। यहां पर देखिए डब्ल्यूबीसी को देख लीजिए। WBC यहां पर है ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को बता दें, यहां पर न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा मात्रा में मिलती है, ये भी ध्यान रखना। इओसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, ठीक है। यहां लिम्फोसाइट सबसे छोटी WBC होती है, मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC होती है। ये एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है। मोनोसाइट जो होती है, ये फेगोसाइटोसिस की क्रिया करती है, मतलब कि ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। न्यूट्रोफिल्स जो होती है, ये भी बैक्टीरिया को खाने का काम करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पर हार्ट के बारे में बात बताई गई है। देखो, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा यहां पर है। यहां पर राइट एट्रियम में क्या आएगा, ब्लड आएगा। फिर ट्राइकैप्सिड वाल्व होगा, उसके बाद में राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा, उसके बाद में पल्मोनरी वाल्व में चला जाएगा, उसके बाद में पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा। कहां जाएगा, लंग्स में। लंग्स में क्यों गया, क्योंकि लंग्स में के अंदर गैस एक्सचेंज होती है, ठीक है। आपको बताएं, यहां पर जो ये वाला जो ऊपर वाला जो पार्ट है, यहां पर जो ब्लड आ रहा है, इसमें ब्लड जो आ रहा है, इसमें इम्प्योर ब्लड आता है, ये भी ध्यान रखना। लंग्स में ये प्योर ब्लड हो जाएगा, तो पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड लेकर जाएगी।
लेफ्ट एट्रियम में भेजेगी प्योर ब्लड को सबसे पहले, फिर मिट्रल या बाइकप्सिड वाल्व होते हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचाएंगे, उसके बाद में ओर्टा के माध्यम से क्या करेगा, रेस्ट ऑफ बॉडी मतलब बॉडी के बाहर की तरफ ये भेज दिया जाएगा। तो बॉडी के बाहर की तरफ जो ब्लड भेजा जाएगा वो होगा प्योर ब्लड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने एक जो छोटा सा चार्ट है, ये भी आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट चार्ट है, देखिएगा। यहां पर है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक एनिमल्स वो होते हैं जो अमोनिया को रिलीज करते हैं, जो कि हाईली टॉक्सिकाइड होता है। ठीक है, आपको बता दें ऐसे होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे बोनीफिश हो गई, अमीबा होगा, टेडबॉड हो गया, टेडबॉड ऑफ फ्रॉग हो गया। मतलब ऐसे एनिमल जो मोस्टली वाटर में रहते हैं वो अमोनिया को वेस्ट मेटेरियल के रूप में बाहर निकालते हैं। ठीक है, यहां पर है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक में यूरिया निकालता है, ये लेस टॉक्सिन होता है। आपको बताएं लेस सोल्यूबल्स, इस वाले को छोड़ो, यहां पर आओ। कार्टिलेज फिश, तो आपको बता दें फिश सारी जो होती है होती तो उसी के अंदर है, वाटर के अंदर, लेकिन बोनी फिश जो होती है ये अमोनोटेलिक है, और कार्टिलेज फिश जो होती है ये यूरियोटेलिक है। ये भी आप ध्यान रखना। जैसे शार्क वगैरह हो गया, फ्रॉग वगैरह हो गया, मेमल्स वगैरह हो गया, तो हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं यूरिया को, तो हम यूरियोटेलिक एनिमल्स कराएंगे। यहाँ है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक में निकलेगा यूरिक एसिड, ये लीस्ट टॉक्सिक मतलब सबसे कम है, इनसॉल्युबल सॉलिड होता है ये। तो यहाँ पर बर्ड, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट मतलब ये सभी चीजें जो होंगे ये क्या निकालेंगे, ये यूरिकोटेलिक के रूप में निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर बर्ड के रूप में बोल दिया, पिकॉक बोल दिया। ठीक है, बर्ड ना बोलेगा पिकॉक बोल देगा, पैरट बोल देगा, रेप्टाइल्स ना बोलेगा स्नेक बोल देगा, है ना, लिजार्ड बोल देगा, इंसेक्ट में कॉकरोच बोल देगा। तो इस तरीके से वो एग्जांपल बोल सकता है, जरूरी नहीं है कि बर्ड, रेप्टाइल ये दिखाई दे, इसके भी एग्जांपल अंदर से बोले जा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वो भी ध्यान से देखिए। यहां पर एनिमल्स है, यहां पर अमीबा, हाइड्रा, फ्लेटवर्म, अर्थवर्म, इंसेक्ट और ऑल वर्टिब्रेट। तो इसमें हम ये देखेंगे कि वेस्ट मैटर को वो बॉडी से बाहर निकालने के लिए कौन कौन से ऑर्गन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर, यहाँ सेलुलर सरफेस है और ये अमोनिया को रिलीज करेगा। हाइड्रा जो होगा बॉडी सरफेस के द्वारा, ये भी अमोनिया को रिलीज करेगा। फ्लेटबम, प्रोटोनेफ्रिडिया होंगे जिसको फ्लेम सेल्स कहा जाता है। फ्लेम सेल्स से क्वेश्चन बहुत आता है, तो फ्लेम सेल्स क्या निकालेगा, मेनली अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने का काम करेगा। ये नेफ्रिडिया अर्थवर्म में मिलेंगे, अर्थवर्म को केचुआ वगैरह बोल देते हैं, और नेफ्रिडिया से निकलेगा अमोनिया और यूरिया निकलेगा। इंसेक्ट या कॉकरोच, इसमें मेल्पिगी ट्यूब्स पाई जाएंगे जो कि यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने का वर्क करेगा। और ऑल वर्टिब्रेट्स में मिलती हैं किडनी, और किडनी क्या करेगी, यूरिया, अमोनिया या यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने का वर्क करेगा। अगर हमारे पास मेमल्स हैं और एम्फीबिया हैं तो यूरिया को बाहर निकालेगा। अगर मान लीजिए यूरिक एसिड निकल रहा है तो बर्ड और रेप्टाइल्स में यूरिक एसिड बाहर निकलेगा। ठीक है, और अमोनिया में तो आपकी वो आ जाएंगे, बोनीफिश आ जाएंगे, वो निकालने का काम करेंगे। ठीक है, वीडियो को भाई एक की जगह 2 बार देख लेना, बहुत इंपोर्टेंट वीडियो, बहुत कम टाइम में बहुत कुछ सिखाने का मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम में यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टू पार्ट्स आते हैं, एक आता है ब्रेन आता है, एक आता है स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों ध्यान रखना। आपको बता दें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, PNS बोलते हैं इसको, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, जिसको हम बोलते हैं सोमेटिक। सोमेटिक में क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं ये 12 पेयर होती हैं, स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं ये 31 पेयर होती हैं। ये सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड, लेकिन जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं ये ऑल मिक्स्ड होती हैं। ठीक है, ऑटोनोमिक जो होती हैं सिंपैथेटिक होती हैं और पैरासिम्पैथेटिक होती हैं। तो आपको 12 पेयर, 31 पेयर, इन पर ज्यादा ध्यान देना होगा, ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जिससे कि आप लोगों को बाद में हेल्प मिल सके। यहां पर देखिए, यहां पर आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ये स्ट्रक्चर बहुत काम की है। यहां पर है हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस आप लोग देख रहे होंगे, ये मेल है ये फीमेल है। तो हाइपोथैलेमस यहां पर ब्रेन में है, हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी हमारे कहां पर होगी, ये भी मिलेगी ब्रेन के अंदर। और पीनियल ग्लैंड भी होती है, वो भी मिलती है ब्रेन के अंदर। ठीक है, अगला है थायराइड, तो थायराइड ग्लैंड यहां पर दिखाई दे रही होगी, यहां पर भी दिखाई दे रही होगी। ये कहां पर मिलेगी थायराइड, यहां पर मिलेगी इस वाले पार्ट में। ठीक है,
दूसरा है पैराथायराइड। पैराथायराइड ये छोटी छोटी होती हैं जो कि साइड में मिलती हैं, 4 होती है पिंक कलर की, ठीक है। यहाँ है थाइमस, यहाँ पर है थाइमस। थाइमस की विशेषता होती है ये पहले ऐसे बड़ी होगी फिर धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर किडनी के ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये पेनक्रियास है, ये पेनक्रियास। बॉयस होगा तो बॉयस में यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये टेस्टिस हैं जो कि 2 होते हैं, बाहर की तरफ लटके रहते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये है ओवरीज। ओवरीज जो होते हैं ये भी 2 होती हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस से भी हाइपोथैलेमेटिक हार्मोन निकलते हैं। पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकलता है। थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। पैराथायराइड से पैराथार्मोन हार्मोन्स निकलता है। थाइमस से थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। एड्रिनेलिन से एड्रिनेलिन नॉन एड्रिनेलिन हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। पेनक्रियास से इंसुलिन ग्लूकेगोन हार्मोन्स निकलते हैं। ओवरी से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलता है, जबकि टेस्टिस से एंड्रोजन हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने यही बता दिए थे भाई इन ग्लैंड्स के द्वारा कौन कौन से हार्मोन को रिलीज किया जाएगा। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स ऑफ ग्रोथ रेगुलेशन। आपको बता दें जैसे कि एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं हार्मोन्स, वैसे ही पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर 5 हैं। यहाँ पर देख रहे हैं ग्रोथ प्रमोटर, तो जैसे ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये क्या करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं। जबकि ग्रोथ इनहिबिटर जो होते हैं एब्सिसिक एसिड हो गया या एथाइलिन हार्मोन हो गया, ये ग्रोथ को कम करने का काम करते हैं, ठीक है। और एथाइलिन हार्मोन जो होता है ये फलों को पकाता है, ये फलों को पकाता है। तो फलों को पकाने वाला हार्मोन जो होता है वो यही होता है जो कि गैस स्टेट में मिलता है। एब्सिसिक हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, मतलब विषम परिस्थितियों को सहन करने का ये क्षमता देता है। ऑक्सिन और जिबरेलिन हार्मोन जो होते हैं ये अनिश्चित फलन को प्रेरित करते हैं, ये भी ध्यान रखना। साइटोकाइन जो होता है सेल डिवीजन को प्रेरित करने का काम करता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें भी। देखते चलिएगा। यहां पर आप लोग देखेंगे, देखो यहां पर आप लोगों को ये है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। यहां पर आप लोग देखेंगे फिजन, ठीक है। फिजन का मतलब ब्रेक होना, तो ये है बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन जो होता है अमीबा यूग्लिना पैरामीशियम में, मतलब हमारे पास एक अमीबा होता है, अमीबा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो ये हो जाएगा बाइनरी फिजन, ठीक है। अगले नंबर का है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मतलब ये होता है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम से मलेरिया पैरासिटिज्म है, ठीक है। तो आप मलेरिया बीमारी हो जाती है तो हमारे पास जो एक प्लाज्मोडियम जो होता है ये बहुत सारे प्लाज्मोडियम में ब्रेक हो जाता है। तो इसका मतलब हमारा क्या है कि इसमें मल्टीपल फिजन होने की प्रोसेस हो जाती है। ये है बडिंग। क्या है? बडिंग। तो बडिंग वाली जो प्रोसेस होती है ये हाइड्रा और यीस्ट में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। ये है रीजनरेशन। रीजनरेशन होता है हाइड्रा में और प्लेनेरिया में। रीजनरेशन में मतलब कि इस हाइड्रा या प्लेनेरिया का कोई पार्ट ऐसा है जो कट हो जाता है, तो उस कटे हुए पार्ट से एक नया हाइड्रा तैयार हो जाता है, मतलब एक प्लेनेरिया तैयार हो जाता है, ठीक है। नीचे की तरफ आप लोग देखेंगे तो यहां पर आप लोग देखेंगे ये है फ्रेगमेंटेशन, मतलब ऐसा कोई प्लांट मतलब एल्गे वगैरह जो जहां से टूट जाता है तो वहीं से एक नया एल्गे बन जाता है, जैसे स्पाइरो वगैरह होता है। स्पोर फॉर्मेशन दिखाई देता है हमको राइजोपस में। राइजोपस जो होता है एक विशिष्ट प्रकार का फंगस होता है जो कि रोडियो में देखने को मिलता है। यहाँ पर है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये मिलता है हमारा प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे यहाँ आर्टिफिशियल है, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब मनुष्य द्वारा किया जा रहा है, ये ह्यूमन बींग्स द्वारा किया जा रहा है। तो टिश्यू कल्चर आर्किड में कर रहे हैं। लेयरिंग की जो प्रोसेस है वो जैस्मिन में की जा रही है। ग्राफ्टिंग की प्रोसेस ये मैंगो में की जा रही है। कटिंग की प्रोसेस ये रोज में की जा रही है। जबकि नेचुरल प्रोसेस जो है नेचुरल वो भी देख लीजिए, स्टेम के द्वारा ग्रासेस को, लीफ द्वारा ब्रायोफिल्लम को। ब्रायोफिल्लम एक ऐसा प्लांट होता है जिससे एक दवा बनती है, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। ये है होम्योपैथिक की दवा, इसको बोलते हैं जर्मनी की बर्बरिस वल्गेरिकस बोलते हैं, जो जर्मनी की है। और ये स्टोन में काम आती है, क्योंकि मेरे किडनी के अंदर स्टोन हो गया है, इसीलिए मैं इसको पीता हूं। मतलब 15 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पीनी होती है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जर्मनी की बर्बरिस जो बनी हुई है ये ब्रायोफिल्लम से बनती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, पत्थर चटा बोलते हैं इसको हम। तो रूट्स में आ जाएगा स्वीट पोटेटो। क्या आ जाएगा? स्वीट पोटेटो, ठीक है। चलो यहां पर देखेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन करने वाले जो
तरीके हैं उसको हम देखेंगे। यहां पर अबायोटिक एजेंसी में क्या है, वाटर, मतलब वाटर के थ्रू जब पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी तो उसे कहा जाएगा हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। जब विंड के द्वारा, एयर के द्वारा जब पॉलिनेशन किया जाता है तो उसे बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। अगर हम बात करें बायोटिक की, बायोटिक की करें, अगर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो बोलेंगे एंटोमोफिली, अगर बर्ड के द्वारा होगा तो बोलेंगे ऑर्निथोफिली, अगर बेट्स के द्वारा होगा तो बोलेंगे क्रिप्टेरोफिली। मतलब अबायोटिक और बायोटिक दोनों तरीके से हमारा प्रोसेस होता है, कौन सा, पॉलिनेशन का। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं कुछ एसटीडी चीजों को। देखिए, एसटीडी को बोलते हैं हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब ऐसी डिजीज जो सेक्स करने से फैलती है उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। कौन सी ऐसी डिजीज है और कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होती है या कौन से वायरस द्वारा होती है, कौन से प्रोड्यूसर द्वारा होती है, ये भी देखेंगे। तो एक नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स बीमारी जो होती है एचआईवी द्वारा होती है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, मतलब एचआईवी वायरस के द्वारा होने वाली एक डिजीज है। अगला है सिफिलिस। सिफिलिस होती है ट्रेपोनेमा पैलिडम, जो कि एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया होता है। अगला है गोनोरिया। गोनोरिया जैसे गर्ल्स में आप लोगों ने सुना होगा या गांव में बोल देते हैं कि सफेद पानी चल रहा है योनि से, ठीक है, वेजाइना से सफेद पानी रिलीज होता है, उसी को हम बोलते हैं गोनोरिया। ठीक है, नाइसेरिया गोनोरिया, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला है ट्राइकोमोनासिस, ट्राइकोमोनियसिस, ये होता है ट्राइकोमोनास वेजिनलिस तो होता है, जो कि प्रोटोजन से होने वाली एक डिजीज होती है। ठीक है, अगला लास्ट वाला है जेनिटल वार्ट्स होती है, जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होने वाली जो डिजीज है। इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप आराम से कर लोगे कि ये कैपिटल डी टॉल प्लांट्स है, ये ड्वार्फ प्लांट्स है, इसके गैमेट्स बन गए, यहां पर दोनों को मिलाया तो यहां पर फर्स्ट जनरेशन में हाइब्रिड टॉल बन गया। कैपिटल डी स्मॉल डी ये गैमेट हो गए, यहां पर मैंने सेल पॉलिनेशन करूंगा तो कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, इसका इसके साथ करूंगा टॉल, इसका इसके साथ करूंगा हाइब्रिड टॉल, इसका इसके साथ हाइब्रिड टॉल, इसका इसके साथ प्योर ड्वार्फ। तो इसमें हम देखेंगे कि जो फिनोटाइपिक रेशो होगा 3:1 होगा, 3 लंबे होंगे, एक छोटा हो जाएगा। जीनोटाइपिक रेशो देखेंगे, एक प्योर टॉल होगा, 2 हाइब्रिड टॉल होंगे और एक ड्वार्फ वाला होगा, एक छोटा वाला होगा, बच्चा वाला। ब्लड ग्रुप देखेंगे तो आपको बता दें, ए ब्लड ग्रुप जो होता है इसके 2 जीनोटाइप होते हैं, IA IO। ब्लड ग्रुप बी के IB IO। ठीक है, ब्लड ग्रुप AB के होते हैं IA IB, जो कि सह प्रभाविता को, डोमिनेंस को ये दर्शाता है। और ब्लड ग्रुप AB जो होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर कहलाता है, सर्वग्राही कहलाता है, सभी का ले सकता है ये ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप O IO। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप जो होता है ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, ये सभी को दे सकता है ब्लड अपना। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप 6 टाइप्स के होते हैं। तो आप लोगों ने देखा इस तरीके से कि मैंने कोशिश की है कि कम से कम मतलब 30 मिनट के अंदर आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने की मैंने पूरी कोशिश की है, और आई थिंक आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिलेगा भी। तो आप लोग अपने पेपर से पहले रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देखकर जरूर जाना, जिससे कि आप लोगों को काफी हेल्प जरूर मिल जाएगी। अगर फिर भी आप लोगों की कोई भी समस्या है तो आप अपनी समस्या को कमेंट में लिख सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान जरूर कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।